तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में लगे हैं। चलिए आज छत्तीसगढ़ के एक ऐसे जिले को समझते हैं जहां से अक्सर सवाल बनते ही बनते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोरिया जिले की। इस सेशन में हम इसके हर जरूरी पहलू को कवर करने वाले हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई कोरिया जिला आखिर है कहाँ। तो जैसा कि आप नक्शे में देख सकते हैं, ये छत्तीसगढ़ के एकदम बिल्कुल उत्तरी हिस्से में पड़ता है। आज का हमारा सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। पहले हम कोरिया का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर इसकी भौगोलिक पहचान देखेंगे, उसके बाद यहाँ की नदियाँ और प्राकृतिक संसाधन समझेंगे, और आखिर में जो सबसे जरूरी है, एग्जाम के लिए जो की फैक्ट्स हैं, उन पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से कोरिया का परिचय। देखते हैं कि एक रियासत से आज का आधुनिक जिला बनने तक का इसका सफर कैसा रहा। कभी सोचा है कि ये कोरिया नाम आया कहाँ से? देखिए, ऐसा माना जाता है कि इसका कनेक्शन यहाँ की जो स्थानीय जनजातियां हैं और जो ऐतिहासिक कोरिया रियासत थी उससे है। मतलब ये नाम इस इलाके की गहरी सांस्कृतिक जड़ों की कहानी कहता है। ये टाइमलाइन कोरिया के पूरे सफर को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, ब्रिटिश काल में ये एक बड़ी रियासत थी, फिर 1948 में इसका भारत में विलय हुआ, और फिर आती है वो सबसे जरूरी तारीख 25 मई 1998। जी हाँ, इसी दिन इसे सरगुजा से अलग करके एक नया जिला बनाया गया था। अब एग्जाम के लिहाज से ये 2 बातें गांठ बांध लीजिए। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है बैकुंठपुर और ये सरगुजा डिवीजन का हिस्सा है। ये दोनों ही बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं। चलिए अब जरा इस जिले की जमीन, यहाँ के भूगोल को समझते हैं। शुरू करते हैं हमारा दूसरा खंड, भौगोलिक पहचान। कोरिया की जो लोकेशन है ना, वो काफी स्ट्रेटेजिक है। आप देखिए, इसके उत्तर और पश्चिम दोनों तरफ मध्य प्रदेश है, दक्षिण में कोरबा से घिरा है और पूर्व में इसकी सीमा सरगुजा जिले से लगती है। अगर इसके साइज की बात करें तो ये जिला लगभग 6,578 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ की जमीन एक जैसी नहीं है, काफी डाइवर्स है। कहीं पठार हैं तो कहीं पहाड़ी ढलाने और गहरी नदी घाटियां भी हैं। लेकिन सबसे खास बात क्या है पता है? ये विंध्यन रॉक सिस्टम का हिस्सा है, और बस यही वजह है कि यहाँ कोयला जैसा जरूरी खनिज इतनी ज्यादा मात्रा में मिलता है। अच्छा, मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर आपको मुख्य रूप से लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी और जंगली मिट्टी मिलेगी। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि खेती के नजरिए से ये जमीन मॉडरेट फर्टिलिटी वाली है, मतलब मध्यम उपजाऊ है। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस जिले की लाइफलाइन है, हमारा तीसरा खंड, नदियां और प्राकृतिक संसाधन। तो कौन है कोरिया जिले की जीवन रेखा? ये है हसदेव नदी। याद रखिए, ये महानदी की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी है, और इस पूरे इलाके के लिए इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। तो देखिए, मेन नदी तो हो गई हसदेव, फिर इसकी मदद करने के लिए है मादन, गेज और सेमरी जैसी सहायक नदियां, और इसी नदी पर बना है हसदेव बांगो डैम, जो सिंचाई और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी दोनों के लिए बहुत जरूरी है। अब जरा यहाँ के जंगलों पर नजर डालिए। ये कमाल का है। जिले का 65% से भी ज्यादा हिस्सा, सोचिए 65% से ज्यादा जंगलों से ढका हुआ है। ये एक बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इन घने जंगलों से मिलता क्या क्या है? तेंदुपत्ता, महुआ, लाख और साल के बीज। ये सारी चीजें यहाँ के लोकल लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया हैं। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, जहां से सीधे सीधे सवाल बनते हैं। हमारा चौथा खंड, एग्जाम के लिए जरूरी तथ्य। सबसे पहली चीज, ये साल अपने दिमाग में बिठा लीजिए, 1998। जी हाँ, यही वो साल है जब कोरिया एक अलग जिला बना। इसे भूलना नहीं है। दूसरा की फैक्ट, कोरिया जिला कौन से डिवीजन में आता है? जवाब है सरगुजा। एकदम सीधा और सिंपल। अगर कोरिया जिले की पहचान एक चीज से होती है तो वो है कोयला, और जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, इसकी वजह क्या है? यहाँ का विंध्यन रॉक सिस्टम। और आखिरी जरूरी पॉइंट, इस इलाके की लाइफलाइन यानी जीवन रेखा कौन सी नदी है? बिल्कुल सही, हसदेव नदी। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं, जिस पर थोड़ा सोचिएगा। कोरिया के पास जो इतना कोयला है और जो हसदेव नदी यहाँ से बहती है, इन दोनों का छत्तीसगढ़ के ओवरऑल डेवलपमेंट में क्या रिश्ता है? ये कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। चलिए
एक ऐसी जगह की बात करते हैं जहां घने हरे भरे जंगल कोयले की कारी खादानों से मिलते हैं, जहां सदियों पुरानी परंपराएं आज के विकास की जरूरतों से टकराती हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की। आज हम इसी विरोधाभासों से भरी धरती को थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये संतुलन बनता कैसे है। एक तरफ सदियों पुराने जंगल हैं, वहां की विरासत है, और दूसरी तरफ है देश के विकास के लिए जरूरी कोयला और इंडस्ट्री। तो आइए इसी मुश्किल संतुलन को समझने की यात्रा शुरू करते हैं। किसी भी जगह की कहानी को समझना हो तो शुरुआत वहां के लोगों से ही करनी पड़ती है। आखिर कौन है वो लोग जो इस जमीन को अपना घर कहते हैं? तो चलिए सबसे पहले कोरिया के डेमोग्राफिक्स यानी यहां की आबादी पर एक नजर डालते हैं। अगर हम 2011 की जनगणना को देखें तो कोरिया की कुल आबादी करीब 6.5 लाख के आसपास थी। मतलब ये कोई बहुत घनी आबादी वाला जिला नहीं है, लेकिन असली और दिलचस्प कहानी तो अगले आंकड़े में छिपी है। और ये देखिए, यहाँ का पॉपुलेशन घनत्व सिर्फ 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये राज्य के औसत से कहीं ज्यादा कम है। सीधे सीधे कहें तो यहाँ लोगों से ज्यादा जमीन और जंगल हैं। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? तो इसका जवाब हमें यहीं की जमीन में मिलता है। असल में कोरिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा घने जंगलों से घिरा हुआ है, और यही जंगल हैं जिन्होंने यहाँ की जिंदगी, यहाँ के रहन सहन को सदियों से एक खास शक्ल दी है। अब अगर हम शिक्षा की बात करें तो यहाँ तस्वीर थोड़ी मिली जुली सी है। कुल साक्षरता दर तो करीब 71% है, जो ठीक है, लेकिन जब हम ऐसे पुरुषों और महिलाओं में बांटकर देखते हैं तो एक बड़ा फर्क नजर आता है। पुरुषों की साक्षरता 81% है, जबकि महिलाओं की सिर्फ 60%। और ये जो गैप है, ये इस इलाके के लिए एक बड़ी सामाजिक चुनौती है। देखिए, कोरिया की असली पहचान, उसकी आत्मा यहाँ के आदिवासी समुदायों में बसती है। गोंड, उरांव, कोरवा, कंवर, बैगा, ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ये जीती जागती संस्कृतियां हैं। इनकी अपनी भाषाएं हैं, अपनी कला है, और जंगल से जुड़ा सदियों पुराना ज्ञान है। तो हमने लोगों की बात की, अब जरा ये देखते हैं कि यहाँ जिंदगी चलती कैसे है। मतलब रोजी रोटी का जरिया क्या है। कोरिया की अर्थव्यवस्था आप कह सकते हैं कि 2 ऐसे मजबूत पिलर्स पर टिकी है जो अक्सर एक दूसरे के साथ तनाव में रहते हैं। तो ये कोरिया की 2 अलग अलग हकीकतें हैं। एक तरफ है पारंपरिक खेती, धान, मक्का, कोदो, कुटकी, जो पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है, और दूसरी तरफ है जमीन के नीचे छिपा खजाना, कोयला। चिरमिरी जैसे इलाके तो कोयला खनन की वजह से ही जाने जाते हैं। यही इंडस्ट्रीज जिले की इकोनॉमी को ताकत देती है, लेकिन इसकी एक कीमत भी है जो अक्सर यहाँ की खेती और जंगल चुकाते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और पहलू भी है, एक तीसरा आर्थिक पिलर जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है जंगल। तेंदुपत्ता इकट्ठा करना हो, बांस से कुछ बनाना हो, या फिर महुआ के उत्पाद, ये चीजें ना सिर्फ स्थानीय लोगों को रोजगार देती हैं, बल्कि उनकी जिंदगी और परंपराओं का एक अटूट हिस्सा हैं। तो सवाल उठता है कि ये जो विरोधाभास है, ये जो दोराहा है, कोरिया यहां तक पहुंचा कैसे? जाहिर है, आज हम जो कुछ भी देख रहे हैं उसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। देखिए, कोरिया का सफर बहुत लंबा और दिलचस्प रहा है। कभी ये प्राचीन दक्षिण कोसल के घने जंगलों का हिस्सा था, फिर मध्यकाल में यहाँ कलचूरी और गोंड शासकों का प्रभाव रहा। ब्रिटिश राज में ये एक रियासत बन गया, और आज़ादी के बाद भारत का हिस्सा। हर दौर ने इस जमीन पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी है, जो आज भी यहाँ के समाज में दिखती है। इतिहास के बाद अब बात करते हैं उस चीज की जो किसी भी जगह की असली आत्मा होती है, वहां की संस्कृति और आस्था। यहाँ की जिंदगी का रिदम, यहाँ के त्योहार, सब कुछ जमीन और मौसम से जुड़ा है। हरेली में खेती के औजारों की पूजा होती है, तो नवाखाई में नई फसल का जश्न मनता है। ये सिर्फ त्योहार नहीं है, ये जिंदगी जीने का तरीका है जो प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। और हाँ, यहाँ की आस्था में एक बहुत अहम नाम है, लोक देवता बूढ़ा देव का। उनका जिक्र यहाँ की लोक कथाओं और मान्यताओं में बार बार आता है, जो हमें बताता है कि यहाँ जनजातीय धर्म की जड़ें कितनी गहरी हैं। और ये आस्था सिर्फ मान्यताओं में नहीं, बल्कि जमीन पर भी दिखती है। पूरे जिले में आपको ऐसे पवित्र स्थान मिल जाएंगे, चाहे वो शिवपुर का प्राचीन शिव मंदिर हो, बैकुंठपुर का रामजानकी मंदिर, या फिर अमृतधारा का वो खूबसूरत झरना, जहां प्रकृति और आध्यात्म एक हो जाते हैं। ये जगहें कोरिया की पहचान का एक जरूरी हिस्सा हैं। तो घूम फिरकर हम वहीं आ जाते हैं उसी सबसे बड़े सवाल पर, कोरिया का भविष्य क्या है?
जंगल या कोयला, जमीन के ऊपर की हरियाली या जमीन के नीचे का काला सोना? और इसका जवाब जो भी होगा ना, वो सिर्फ इस जिले की नहीं बल्कि विकास और प्रकृति के बीच संतुलन खोजते हम सब की कहानी तय करेगा। नमस्कार। चलिए आज हम चलते हैं छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही खास जिले में, एक ऐसी जगह जो जंगलों से भरी है, जहां आदिवासी संस्कृति की गहरी जड़ें हैं और जिसका इतिहास भी बहुत पुराना है। हम बात कर रहे हैं कोरिया जिले की। आइए इसे परत दर परत समझते हैं ताकि इसकी एक पूरी तस्वीर हमारे सामने आ सके। कोरिया जिले की कहानी ना एक बहुत ही दिलचस्प नाम से शुरू होती है, वन संपदा वाला जिला। और सुनिए, ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये नाम इस जगह की आत्मा है, इसकी असली पहचान है और हाँ, इसकी अर्थव्यवस्था की बुनियाद भी इसी पर टिकी है। तो आखिर वो क्या चीजें हैं जो इस जिले को इसकी पहचान देती है? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ के घने जंगल और कोयले के बड़े बड़े भंडार हैं। फिर यहाँ की जो आदिवासी संस्कृति है वो इस पूरे इलाके को एक बहुत ही अनोखा रंग देती है। और हाँ, हसदेव नदी, वो तो यहाँ की लाइफलाइन है, जीवन रेखा। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इसका इतिहास भी बहुत गहरा है, कलचुरी काल तक जाता है। सोचिए, 10वीं से 12वीं सदी तक। ये सब मिलकर कोरिया को वो बनाते हैं जो वो है। अच्छा, जमीन और जंगलों की बात तो हो गई। अब चलिए यहाँ के लोगों से मिलते हैं, उनकी संस्कृति को करीब से देखते हैं, क्योंकि कोरिया की असली आत्मा जो है वो तो इसकी परंपराओं में, यहाँ के डांस में और यहाँ के खाने में ही बसती है। यहाँ के लोक नृत्य तो बस कमाल है। मतलब हर समुदाय का अपना एक अलग रंग, अपनी एक अलग पहचान है। जैसे सुआ डांस है जिसे महिलाएं करती हैं, उनकी भावनाओं को दिखाता है। फिर है कर्मा डांस जो सीधा सीधा खेती और फसल से जुड़ा है। और ऐसे ही पंथी और राउत नाचा है जो सतनामी और यादव समुदाय की बहुत बड़ी सांस्कृतिक धरोहर है। अब बात करते हैं खाने पीने की। यहाँ का खाना पूरी तरह से लोकल है, मतलब जो खेत और जंगल में उगता है वही थाली में आता है। चावल तो मेन है ही, जिससे चीला और फरा जैसी चीजें बनती हैं, लेकिन जो सबसे खास चीज है वो है महुआ। महुआ यहाँ सिर्फ एक फल नहीं है, ये एक पूरी संस्कृति है। इससे पारंपरिक पेय भी बनते हैं और कई तरह के पकवान भी। ये यहाँ की इकोनॉमी का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और हाँ, कोचई और चरोटा जैसी लोकल सब्जियां तो स्वाद को और भी बढ़ा देती हैं। अच्छा, यहाँ के पहनावे को देखें तो उसमें सादगी और परंपरा का एक बहुत ही सुंदर मेल दिखता है। पुरुष आमतौर पर धोती कुर्ता और गमछा पहने दिखेंगे और महिलाएं लुगरा, जो एक तरह की साड़ी है, और चांदी के गहने पहनती हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि गोंड और कोरवा जैसी जो प्रमुख जनजातियां हैं, उनका अपना अलग खास पहनावा होता है जो उनकी पहचान को और भी मजबूत बनाता है। चलिए अब एक वर्चुअल टूर पर निकलते हैं। देखते हैं कोरिया की वो कौन सी जगहें हैं, वो कौन सी धरोहरें हैं जो घूमने फिरने वालों को और इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों को अपनी ओर खींचती हैं। कोरिया की कुदरती खूबसूरती की जब भी बात होती है तो सबसे पहला नाम जो जबान पर आता है वो है अमृतधारा वाटरफॉल। ये सिर्फ एक झरना नहीं है, समझिए कि हसदेव नदी पर कुदरत का तराशा हुआ एक खूबसूरत नगीना है। इसका माहौल इतना शांत और सुंदर है कि ये इस जिले की सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक बन गया है। कोरिया में घूमने के लिए ना दो अलग अलग तरह के फ्लेवर मिलते हैं। एक तरफ तो है कुदरत का खजाना, जैसे अमृतधारा और रामदाहा वाटरफॉल, कैलहारी के घने जंगल। और फिर दूसरी तरफ है इतिहास की गहराई, जैसे कलचुरी काल का कैलहारी मंदिर कॉम्प्लेक्स और पुराने शिव और विष्णु मंदिरों के खंडहर, जो हमें पुराने वक्त की कहानियां सुनाते हैं। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, इन मेन अट्रैक्शंस के अलावा भी बहुत कुछ है। धार्मिक टूरिज्म के लिए कैलहारी का शिव मंदिर और शिवपुर शिवधाम जैसी जगहें हैं। और हाँ, यहाँ के घने जंगल और आदिवासी कल्चर को देखते हुए इको टूरिज्म के लिए भी यहाँ जबरदस्त मौके हैं। ठीक है, तो हमने कल्चर और हिस्ट्री की बात कर ली। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का कोरिया, मतलब मॉडर्न कोरिया, एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन के मामले में कैसा है, इसका ढांचा क्या है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जिला सरगुजा डिवीजन में आता है। इसका हेडक्वार्टर बैकुंठपुर में है और इसके जो मुख्य तहसील और ब्लॉक हैं वो हैं बैकुंठपुर, सोनहत, मनीन्द्रगढ़ और खड़गावा। यही वो यूनिट्स हैं जो लोकल लेवल पर सारे कामकाज को संभालती हैं। एजुकेशन की बात करें तो
कोरिया जिले में कई अच्छे संस्थान हैं। बैकुंठपुर का गवर्नमेंट कॉलेज तो है ही, साथ में ITI और पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट भी हैं जो युवाओं को टेक्निकल स्किल्स देते हैं। इनके अलावा नवोदय विद्यालय और संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी से जुड़े कॉलेज यहाँ हायर एजुकेशन का एक मजबूत आधार बनाते हैं। तो चलिए अब उस सेक्शन पर आते हैं जिसका इंतजार शायद बहुत से लोग कर रहे होंगे। बात करते हैं उन फैक्ट्स की जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो सवाल सीधा सा है, कोरिया जिले के बारे में वो कौन सी बातें हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती हैं? ये 4 पॉइंट एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। पहला, अमृतधारा वाटरफॉल कोरिया जिले में है। दूसरा, हसदेव उस जिले की मुख्य नदी है। तीसरा, केलाहारी के मंदिर कलचुरी पीरियड के हैं। और चौथा, गोंड और कोरवा यहाँ की सबसे प्रमुख जनजातियां हैं। ये 4 फैक्ट्स एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है। आज के कोरिया को समझने के लिए यहाँ चल रही कुछ जरूरी योजनाओं को भी देखना होगा। देखिए, वन अधिकार अधिनियम और ट्राइबल डेवलपमेंट स्कीम्स यहाँ के लिए बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि जैसा हमने देखा यहाँ की पूरी जिंदगी जंगल पर ही टिकी है। और साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और जल जीवन मिशन जैसी स्कीम्स यहाँ के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम कर रही हैं। तो हम इस चर्चा को एक बहुत बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। सवाल ये है कि जंगल, कोयला और विकास, इन तीनों के बीच कोरिया का भविष्य कैसा होगा? ये जिला अपनी बेशकीमती कुदरती विरासत और आगे बढ़ने की चाहत के बीच एक बैलेंस कैसे बनाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही इस इलाके का मुस्तकबिल तय करेगा।